हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रीओरेंट। मैं हूं प्रिया पोद्दार और आज हम बात करेंगे सेक्शन 54F के बारे में। सेक्शन 54F बोलता है that you can save tax on sale of long-term capital asset other than residential property by following the guidelines mentioned under section 54F। आइए इससे रिलेटेड बातें हम देखते हैं इस छोटी सी स्टोरी के माध्यम से। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। एक दिन रमन अपने बेटे चिंटू को पढ़ा रहा था। उसी समय उसका दोस्त कृष्णा उसके घर आता है। बातों बातों में रमन बताता है कि मैंने आज एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अपना लिस्टेड शेयर्स को सेल किया है। ये सुनकर चिंटू अपने पापा से पूछता है कि पापा, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट क्या होता है? रमन उसे समझाता है कि बेटा, लिस्टेड शेयर्स के केस में अगर तुम उसे 12 मंथ से ज्यादा होल्ड करते हो तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो जाता है। और एसेट्स अदर देन लिस्टेड शेयर्स जैसे कि लैंड बिल्डिंग को अगर तुम मोर देन 24 मंथ्स होल्ड करते हो तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो जाता है। कृष्णा रमन से कहता है कि अगर तुम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट सेल किए हो तो क्यों तुम रेसिडेंशियल हाउस नहीं ले लेते? तुम्हें तो रेसिडेंशियल हाउस लेना भी है और ये करने से तुम्हें सेक्शन 54F का एग्जेम्पशन भी मिलेगा। रमन पूछता है कि सेक्शन 54F का एग्जेम्पशन लेने का क्राइटेरिया क्या है? कृष्णा रमन को बताता है कि अगर तुमने कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन रेसिडेंशियल हाउस सेल किया है और उसके पहले 1 साल के अंदर तुमने कोई घर खरीदा है या सेल करने के बाद उसके 2 साल के अंदर में तुमने कोई घर खरीदा है तो वो सेक्शन 54F के लिए एलिजिबल है। और या तो सेल करने के बाद 3 साल के अंदर में तुमने कोई रेसिडेंशियल हाउस कंस्ट्रक्ट करवाया है तो भी सेक्शन 54F के लिए तुम एलिजिबल हो। तभी चिंटू कहता है कि अंकल, अगर हमारे पास 2 रेसिडेंशियल हाउस होता तो क्या हमें सेक्शन 54F का बेनिफिट मिलता? कृष्णा हंसते हुए कहता है, नहीं बेटा, तब तुम्हें सेक्शन 54F का बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि अगर तुम्हारे पास 1 से ज्यादा रेसिडेंशियल हाउस होगा तो सेक्शन 54F का बेनिफिट नहीं मिलेगा। रमन पूछता है कृष्णा से कि अच्छा ये बताओ, क्या मुझे अपने नाम पे ही ये घर लेना होगा कि मैं किसी और के नाम पे भी ले सकता हूँ? कृष्णा कहता है, ये जरूरी नहीं है कि तुम अपने नाम पर लो, ये तुम किसी फैमिली मेंबर के नाम पर भी ले सकते हो, साथ ही साथ जॉइंट नेम्स में भी ले सकते हो। रमन पूछता है कि कृष्णा, एक बात बताओ, अगर मैं इस रेसिडेंशियल हाउस को किसी और पर्पस के लिए यूज करना चाहूँ, जैसे कि अगर मैं उसे रेंट पे देना चाहूँ, तो क्या मैं ये कर सकता हूँ? कृष्णा कहता है, बिल्कुल, अगर तुमने टाइम लिमिट के अंदर परचेज किया है रेसिडेंशियल हाउस और साथ ही साथ तुमने एग्जेम्पशन भी ले लिया है तो तुम उसे एज अ कोचिंग सेंटर यूज करो या उसे रेंट पे दो बिजनेस पर्पस के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो इसका मतलब अगर मेरा मन करे तो इसे मैं सेल भी कर सकता हूँ? हाँ, तुम इसे सेल भी कर सकते हो, लेकिन आफ्टर 3 इयर्स, अगर 3 साल के पहले तुमने सेल किया तो जो तुम्हें बेनिफिट मिला है वो रिवर्स हो जाएगा। रमन के मन में और क्वेश्चंस उठते हैं। वो कृष्णा से पूछता है, अगर मैं इस पैसे को इमीडिएटली नहीं यूज कर पा रहा हूं तो क्या करना चाहिए? कृष्णा कहता है, इस केस में तुम्हें कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट कर देना चाहिए, विच इज टू बी ओपन विद शेड्यूल्ड बैंक बिफोर द इनकम टैक्स फाइल ड्यू डेट, जो कि सेक्शन 139(1) में मेंशन्ड है। अच्छा, एक और चीज बताओ, क्या मुझे उसी पैसे से खरीदना होगा नया वाला रेसिडेंशियल हाउस? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तुम उस पैसे से भी खरीद सकते हो या तुम बोरो करके या लोन लेकर भी खरीद सकते हो। रमन रिलीफ होकर कहता है, यार तुमने तो आज बहुत सारी बातें बता दी सेक्शन 54F के बारे में, मेरे तो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। चिंटू बोला, पापा जल्दी जल्दी नया घर ले लो अगर आप सेक्शन 54F का एग्जेम्पशन लिमिट पाना चाहते हो। ये हमारी छोटी सी कोशिश थी इस स्टोरी के माध्यम से सेक्शन 54F को समझाने का। आई होप आपको सेक्शन 54F समझ में आया होगा, ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।